सभी साथियों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं विद्या भारती बौद्ध भोपाल मध्य प्रदेश से। देखिए, आज ये जो हम सभी लोगों के बीच में एक विचार गोष्ठी जो इतने बड़े उसमें रखी गई है प्लेटफॉर्म पे, आपके जो झलकारी टीवी के माध्यम से, पहले तो मैं आप सभी को साधुवाद देती हूँ। ये एक बहुत बड़ा बौद्ध आंदोलन को और बुद्ध के और बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने के जो एक रास्ता था, उसे सीधे न सीधे कहीं एक कुचलने का प्रयास था। और ये कहीं न कहीं मैं मानती हूँ कि ये कामयाब रहे हैं। पूज्य भंते डॉक्टर करुणाशील राहुल भंते जी के सानिध्य में हम करीबन आज हमें 2017 से हम कामों को देख रहे हैं, और वो काम को शायद ही भारत देश में कोई भी भिक्षु हो सकते हैं। मैं अभी उस तरह मैं काउंटिंग नहीं कर पाई, जितने बड़े पैमाने में बाबा साहब के संकल्पनाओं को, उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए जो बुद्ध विरासत को पुनर्जीवित करना चाहते थे बाबा साहब, वो सिर्फ और सिर्फ पूज्य भंते डॉक्टर करुणाशील राहुल भंते जी ही कर रहे हैं। और काम करने का जो उनका तरीका है, जो एक बड़े आंदोलन को चलाने के लिए जो एक व्यवस्था बुद्धि चाहिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके जो उपासक है, उनकी मूलभूत सुविधाओं को, उनके दुख, उनकी बीमारी, उनकी तकलीफ, उनके भूख, उनके आने जाने की व्यवस्था, उनकी सोने की व्यवस्था, और वो 10 दिन एक हेल्दी वातावरण में कैसे रह सके, ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर करुणाशील राहुल भंते जी इस देश में इस आंदोलन को चलाते चलाते समझ पाए हैं। और कोई 500, 200, 300 की बात नहीं, भंते जी ने 1000 लोगों का शिविर लगा करके 10 से 12 दिन तक लगातार चाय, नाश्ता, खाना, दोनों टाइम का भोजन और साथ में प्रॉपर चैंटिंग और देशनाओं का कार्यक्रम बिलासपुर, नोएडा के पास स्थित उत्तर प्रदेश में किया। और इसके पहले भी भंते जी ने कई बड़े शिविर किए हैं। हम उनके उपासक हैं, और जब जब जरूरत पड़ी है, जहां जहां जिन जिन शिविरों में, तो हमारे और जितने श्रद्धेय उपासक हैं हम धम्म भूमि से जुड़े हुए, वो सभी भंते जी के आह्वान पर इतने विश्वास और आस्था रखते हैं कि अगर घर पे नहीं है और शिविर लग रही है तो लोन लेकर के भी देने की व्यवस्था करते हैं। तो ये विश्वास जीतना सबके बस की बात नहीं है। अगर कोई किसी से 100 रुपए भी निकलवाना चाहे तो उससे आम इंसान या खास इंसान से भी बहुत बड़ी विश्वास जीतने की बात होती है। लेकिन हम स्वयं बताते हैं, मेरा परिवार, मेरे जीवन साथी मिस्टर प्रमोद जी, हम दोनों मिलकर के, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, तो ये बात जानते हैं कि भंते जी का जब भी आह्वान होता है, हमारी जितनी हैसियत होती है, हमारा जितना अलाउ करता है हमारा बजट, हम कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। इसी तरह हमारे जैसे अनेकों उपासक हैं, जब भी शिविर लगता है, जब भी भंते जी शिविर प्लान करते हैं या कोई भी बड़ा कार्यक्रम प्लान करते हैं, तो उनके एक आह्वान पर कोई इस बात के लिए नहीं सोचता कि भंते जी लिए हुए पैसे को कहाँ खर्च करेंगे। क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास है कि जब भी हम शिविर में जाते हैं, हमारे लोग शिविर में जाते हैं, तो कुछ महिलाएं तो ये कहती है कि हम जितना मायके जाने पे अच्छा महसूस करते हैं, उतना भंते जी के शिविर में और इस वातावरण में आने में महसूस करते हैं। इस तरह के लोग स्टेटमेंट देते हैं। तो जो ये बात भंते जी के ऊपर लगाई गई जो इल्जाम है, ये बहुत ही कहना चाहिए कि तुच्छ है, इसका कोई स्तर नहीं है, और एक स्तर विहीन व्यक्ति ही इस तरह के इल्जाम लगा सकते हैं। जो व्यक्ति ने इल्जाम लगाया है, जिन व्यक्तियों ने, उनको इस बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ाने में पहली बार तो किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं है। बुद्धिज्म के ABCD बुद्धिज्म का विचार कैसे भारत देश में प्रचार प्रसार हो, कैसे यहाँ के तीर्थ स्थलों के प्रति लोगों की आस्था बढ़े, किस तरह से लोग बुद्धिज्म के विचारधारा को लेकर के देश के पटल पर आए, किसी को कोई इस बात से कोई लेना देना नहीं है। ये उस स्तर का विचार ही नहीं रखते हैं अपने मन में, इनका इंटेंशन ही नहीं है। तो एक बहुत बड़ा इनके दिमाग से परे वो चीज था। भंते जी ने डायरेक्ट वहां पर शिविर दे करके और श्रामणेर बनाया, जो इन्होंने कभी ना देखा था ना सुना था।
शायद लामा के जीवन में भी, वो लामा रहते हुए भी ऐसे जीवन उन्होंने कहे, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम है कि उन्होंने कभी श्रामणेर बने हैं, कभी कैंप अटेंड किया है या नहीं किया है, बुद्धिज्म के अनुशासन का उन्हें पता है या नहीं पता। मुझे तो शक है, क्योंकि कोई इतना अगर कोई श्रामणेर भी एक बार बनता है तो इतना स्तर विहीन बात कभी नहीं करता जो उन्होंने किया है या करवाया है। सुमित पाल भंते जी का कोई भी स्तर नहीं है, वो स्तर विहीन व्यक्ति है। इसलिए कि मुझे पता है कि मेरे सामने ही वो व्यक्ति गुटखा खा करके, और कोई व्यक्ति एक बोल रहे थे महाराष्ट्र के से आकर के, और उनके हाथ से माइक छुड़ा करके इतनी तेज तेज आवाज में उनको डांट लगाई, जो कभी भी एक उपासक अपने आप में गिल्ट फील करने लगा। ये मेरे सामने की दुर्घटना है। मैं फर्स्ट डे जब मैं गई हुई थी 10 तारीख को, तो मैंने ये घटना देखी थी। तो वो किसी को डिमोटिवेट करने में, किसी को अपने बातों को आगे रखने और सामने वाले को पीछे रखने में बहुत आगे हैं। वो बड़े सातिर दिमाग अंदाज के व्यक्ति हैं। ईमानदारी उनके अंदर तृण मात्र नहीं है, ना उनके अंदर विनय के कोई आचरण है। ये उनके भाव से, व्यवहार से, व्यक्तित्व से साफ साफ टपकता है। अगर कोई कहे कि आप भिक्खू को इस तरह बोल रहे हैं, वो भंते सुमित पाल हैं, तो भंते जैसे हमने भिक्खू आज तक देखे हैं, तो हमें लगता है कि भिक्खु एक उपासक से उच्च स्तर का व्यक्तित्व वाला इंसान होता है। तो हमको तो ऐसी कोई चीज उनमें नजर नहीं आती जो एक भिक्खु विनय के पालन को करते हुए आगे बढ़ता है। लोग अलग अलग अनुमान लगाते हैं कि भिक्खु का आचरण के अलावा पढ़ा लिखा होना जरूरी है। बिल्कुल, भिक्खु का अच्छा पढ़ा लिखा होना जरूरी है, साथ में आचरणवान भी होना बहुत जरूरी है, जो भिक्खु सुमित पाल में कहीं से कहीं नजर नहीं आता। रही बात, जब वो स्तर विहीन है, तो इस तरह के जो वो है, उन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, वो बिल्कुल निराधार है। इस बात को सिद्धार्थ नरेश यमुनानगर वाले भाई साहब ने, और मेरे बड़े भाई साहब शशि भूषण जी जो राष्ट्रीय गायक हैं, उन्होंने स्पष्ट तरीके से उस बात को रख भी दिए, तो मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात पक्का पता है कि जिस तरह से इनके क्रिया और जिनके विचार हैं, ये दोनों मैच नहीं करते हैं। ये काम कुछ और करते हैं, बोलते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं। आकाश लामा जी बस इसमें पूरी तरह से फिट बैठते हैं। मेरी बात जेल जाने के एक दिन पहले भंते विनयाचार्य जी से हुई थी, और उन्होंने ये बात कही कि विद्या ठीक है, ये हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन जो दान आया है, हमने गांव गांव, शहर शहर, हर राज्यों में जाकर के लोगों को पहले प्रभावित किया है, उनसे आग्रह की है कि हमको महाबोधि महाविहार के आंदोलन के लिए, अपने विरासत को बचाने के लिए जो एक आंदोलन है, इसमें हर व्यक्ति की सहभागिता का होना जरूरी है। और उसी बात से प्रेरित होकर के, चाहे महाराष्ट्र हो, यवतमाल हो, मुंबई हो, छत्तीसगढ़ हो, इवन वो हमारे यहाँ पर भी आए हुए थे, भोपाल में भी 27 अप्रैल में उनका एक विशाल जयंती मैदान में कार्यक्रम था। तो उन्होंने भी बहुत मेहनत की है। वो कहते हैं बार बार कि भंते विनयाचार्य बहुत समय तक आंदोलन में आके बैठे नहीं, लेकिन भंते विनयाचार्य ने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए गांव गांव, शहर शहर, राज्य राज्य तक जाकर के उन्होंने भी प्रचार प्रसार किया है। और भंते करुणाशील राहुल जी ने क्या किया, एक मुश्त जो कि धरने को, जो कि आंदोलन को गति दे सके, इस तरह से श्रामणेरों को उन्होंने बनाया। कुछ फुल टाइमर भी बने उसमें, कुछ 6 महीने के लिए बने उसमें, कोई 30 दिन या 10 दिन के लिए भी बने उसमें। तो भंते जी को लगता था कि हमारे यहाँ पर भिक्षुओं की जो कमी है, अगर हमारा व्यक्ति इसी आंदोलन से प्रेरित होकर के अगर वो भिक्षु जीवन के लिए निकल के आता है या श्रामणेर जीवन के लिए, तो वह बुद्धिज्म के विकास के लिए, भारत देश में बुद्धिज्म का विकास कैसे हो, इस पर वो पूरी तरह से केंद्रित होकर के भी काम कर रहे थे। लेकिन आकाश लामा को, प्रज्ञाशील भंते जी को, बिना सुमित पाल जी को ये बात उनके गले इसलिए नहीं उतरने वाली है क्योंकि भारत के बुद्धिज्म के विकास की एबीसीडी ना उन्हें पता है, और कैसे बुद्धिज्म को बढ़ाना है और कैसे उसको लंबे टाइम तक उस विचार को स्थापित करने में मजबूती देनी है, ये उनके विचारों का हिस्सा नहीं है। तो विरोध करना उनका जायज है।
अगर कोई 1 किलो वजन वाले में 1 क्विंटल तौलने का प्रयास करेगा तो वो दुर्घटना हो ही जाएगी। तो ये दुर्घटना ही इस स्तर की है कि जबरदस्ती हम उनसे अपेक्षा कर रहे हैं कि सुमित पाल, प्रज्ञानंद जी और आकाश लामा जी इस देश के आंदोलन में, बिहार के आंदोलन में, बुद्धिज्म के विकास के आंदोलन में अगर भागीदारी करेंगे तो ये उनके स्तर का हिस्सा नहीं है। प्यादे बनकर के बैठना, निगमा चैंटिंग हॉल में, मोनेस्ट्री में जाकर के थोड़े दिनों के लिए या वहां पर कंटिन्यू भी बने रहना खाते पीते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि लामाओं के द्वारा वहां पे जो मोनेस्ट्री है, निगमा मोनेस्ट्री है, वो लामाओं के द्वारा स्थापित मोनेस्ट्री है और वो उनके पैसे और उनके दान से बनी हुई मोनेस्ट्री है। तो वहां पर लामा जी चाहे 1 साल आंदोलन चलाए, चाहे 5 साल आंदोलन चलाएं, कमरे के अंदर बंद होकर के चैंटिंग करके आंदोलन वो चला रहे हैं, वो सेफ है, सुरक्षित है, उससे कोई बड़ा महाबोधि विहार के आंदोलन में कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और वो चाहते भी थे, वो बड़े सेफ जोन वाले व्यक्ति हैं। मैंने जब 10 तारीख को देखा तो वो जब गए तब भी नहीं थे, वो होटल में अपने परिवार के साथ, उनकी वाइफ है, उनके इर्द गिर्द 4-5 उनके भाई भतीजे हैं, उन्हीं के साथ में वो सुबह 9 बजे आते हैं, बैठ जाते हैं, फिर दोपहर एक बार फिर से होटल चले जाते हैं, फिर रात के 9 बजे तक रुकते हैं, पैसे का हिसाब किताब करते हैं, बाइट देने वाले आते हैं तो जिसको मर्जी होती है उसको बाइट देते हैं। इसके बाद खाना पीना खाने के लिए, होटल में ठहरने के लिए, वॉशरूम की और सारी अच्छी चीजों की व्यवस्था है, वो वहां जाके रुकते हैं। वहां की गंदगी से, वहां की पानी की व्यवस्था से, वहां की खाने की व्यवस्था से आकाश लामा जी को कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ता है, इसलिए कि वो किसी के प्रति संवेदनशील नहीं है। अगर महिलाएं वॉशरूम करने के लिए बाहर जा रही हैं और वो उनके कैंप की हिस्सा है तो उनको चुल्लू भर पानी लेना चाहिए और डूब मरना चाहिए। क्योंकि मैं वहां पर जाकर के जब मैंने देखा तो जब मैं लाइट चला रही थी तो मेरे पैर के नीचे गंदगी आ रही थी और मैं सोच रही थी कि जहां पर यहाँ पे अगर 100 भिक्खु अगर बैठे हुए हैं और बाड़ों के किनारे किनारे और गंदगी पसरी हुई है तो ये कितनी दुर्दशा वाली बात है। मतलब हम अपने आंदोलन को चलाने के लिए इतने भी सक्षम नहीं है कि हमारा व्यक्ति, हमारी बहन जो कैंप में, जो आंदोलन में बैठी हुई जो महिला है, वो अगर वॉशरूम करने के लिए वो वहां पर जा रही है खुले मैदान में, तो ये तो किसी भी आंदोलन चलाने और चलवाने वाले व्यक्ति के ये शर्मनाक बात है और जो उनको शर्म नाम की चीज नहीं है इस बात के लिए। इसलिए कि वो आंदोलन को चलाना ही नहीं चाहते थे, टाइम पास आंदोलन चलाना था लामा जी का और वो टाइम पास अभी भी आंदोलन चला ले, चूंकि कल 2.5 करोड़ का कोई हिसाब मांग लेगा, जो उनका पैसा अभी उन्होंने फ्रीज करके रखा हुआ है, कल अगर उसको खुलवाते हैं तो उनको फिर 50 लोग 100 लोग जो खिला रहे हैं तो उसको होटल के हिसाब से खर्चा मैनेज करके बताना पड़ेगा कि हमने एक व्यक्ति में एक दिन में 1000 रुपए खर्चा किया। तो वो निगमा मोनेस्ट्री में जो बैठकर आंदोलन चला रहे हैं वो 2.5 करोड़ पचाने का आंदोलन है। मैं तो साफ ये आरोप प्रत्यारोप नहीं, ये दिखाई देने वाली चीज है। और भंते जी के आह्वान, डॉक्टर करुणाशील राहुल भंते जी के आह्वान के ही कारण हमारे जैसे उपासकों ने वहां पर लोगों को प्रेरित करके, कोई भी भंते जी को दान ना देकर के डायरेक्ट आकाश लामा जी के खाते में ही डायरेक्ट पूरे देश के लोगों ने ट्रांसफर किया है। आकाश लामा को कोई नहीं जानता था बड़े पैमाने पे। जब ये डॉक्टर करुणाशील राहुल भंते जी और डॉक्टर भंते विनयाचार्य फील्ड में निकले, लोगों को प्रभावित किया, लोगों से आह्वान किया, दान की डिमांड की कि भाई आपके लोग ही वहां जाएंगे, उनकी व्यवस्था होगी, उनके खाने ठहरने रहने वॉशरूम और बाकी चीजों की जो व्यवस्था होगी उसके लिए आपको पैसा देना है। जिस तरह से किसान आंदोलन लंबे समय तक वहां के अनुयायियों के कारण चल सका, उसी तरह से महाबोधि विहार का जो आंदोलन है वो आप जैसे उपासकों से ही चल सकता है। इस बात के लिए उन्होंने विश्वास दिलाया और लोगों ने जी भर के आकाश लामा और आकाश लामा की पत्नी और उनके 4 लोगों के ही बीच में जो हिसाब किताब है उन्हीं के खाते में दान दिया। और दान आकाश लामा के कहने से नहीं आया है, ये बात वो भूल जाएं। अगर जिस देश में, देश भर के अगर जो दान आए हैं इन 2 भिक्खुओं के काम से, और दूसरे भिक्खु भी हो सकते हैं जिनका नाम नहीं आ रहा है, जो कि सम्यक विचारों वाले भिक्खु हैं, उन लोगों ने भी अपने बुद्ध विहारों में बैठ करके प्रयास किया है, अपने उपासकों को प्रभावित किया है कि वहां का जो महाबोधि महाविहार का आंदोलन है, आप हमें भले यहाँ पर दान दे या ना दे, लेकिन वहां पर आप लोग अपने अपने हिस्से का जो दान है देने का काम करें। और
लोगों ने इसी बात से प्रभावित होकर के दान दिया है। तो इस बात से ये भूल जाएं अपने जीवन में कि आकाश लामा को, प्रज्ञा भंते को और सुमित पाल को अगर ये दोबारा भी आंदोलन करके देख ले ना बाहर आकर के, और ये दाम का डिमांड कर ले, और इन्हें सरकार अगर किसी तरह से सपोर्ट ना करे, तो ये कितने दिन चल सकेंगे, ये अपनी कुवत खुद अंदाजा कर लेंगे कि ये कितने नैतिकता के गहरे पानी में खड़े हुए हैं। ज्यादा कहने की बात नहीं, किसी के विचार और कार्य ही उसे महान बनाते हैं, और इनके कथनी और करनी में किसी तरह का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। तो मैं एक उपासक होने के नाते और धम्म की विचारधारा को, चूंकि हम मानते हैं कि धम्म हमारे लिए, हमारे प्राणों की तरह ही हमारे जरूरत की एक चीज है, हम उसके लिए श्रद्धावान है, तो हम सदैव देते रहेंगे दान। लेकिन इस तरह से अगर विश्वासघाती लोग समाज में, जो समाज की चिंता ही नहीं कर रहे हैं, समाज की महिलाओं की चिंता नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों को दान देना, उन्हें अगुआ मानना, उनके नेतृत्व में वहां जाकर के और गली गली रस्ते रस्ते भटकते रहना, दिन भर प्यासे रहना, वॉशरूम जाने के लिए परेशान होना, खाने के लिए परेशान होना, अगर इस तरह से उपासकों को प्रॉब्लम होती है तो फिर ऐसे आंदोलनकारियों की क्या जरूरत है? जी अपने आंदोलन में साथ देने वालों की रत्ती भर रिस्पेक्ट ना करें, उनकी चिंता ना करें, उनसे उनकी परेशानी ना पूछे, जो पीछे बैठा हुआ पंक्ति में व्यक्ति है उसकी बीमारी का ये ख्याल ना करे, तो फिर ये किस काम के व्यक्ति हैं? जब इनका नैतिक चरित्र इस स्तर का गिरा हुआ है, इनके अंदर मानवीय गरिमा और दृष्टिकोण दोनों नहीं है, तो फिर इन पे विश्वास करना समाज के लिए विश्वासघातियों से के ऊपर विश्वास करना एक बहुत बड़ा अपने लिए गड्ढा खोदना है, अपने समाज के लिए गड्ढा खोदना है। अब मैं इतना ही कहना चाहूंगी, मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि इस आंदोलन के हम शुरुआती दौर से मन से, भले हम वहां 100% नहीं पूरा समय दे सके, लेकिन हर दिन का, हर समय का हम अपडेट देखते थे, कहाँ पर क्या हो रहा है, क्या चीजें घट रही है, उसकी चिंता करते थे, लोगों से फोन कॉल से मैं बात करते थे। और वहां पे अव्यवस्था कितनी है, जब तक भंते जी वहां पर व्यवस्था पूरी तरह से बना नहीं लिए, उस बात की हमें चिंता थी कि हमारा जो व्यक्ति जाएगा, महिलाएं जाएंगी, उनके वॉशरूम की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, उनके ठहरने की व्यवस्था, उनकी सुरक्षा व्यवस्था, चूंकि वो दूसरे राज्यों में जा रही है, कोई लड़की, कोई महिला, तो कोई वहां पर छेड़छाड़ ना करे, किसी प्रकार की कोई घटनाएं ना घटे, इस चीज की व्यवस्था, वहां के जो लोग हैं, वहां के जो वॉलेंटियर हैं, जो आंदोलन को कर रहे हैं, ये छोटी छोटी एक जो नैतिक जिम्मेदारियां होती हैं, ये सभी चीजें अपने दिमाग में लोग व्यवस्थित करके रखते हैं, तब हम किसी को बुलाते हैं और अपने आंदोलन में उनको हिस्सेदार बनाते हैं। जो इस काम के लिए ये तीनों व्यक्ति कहीं से कहीं तक परफेक्ट नहीं है। जो अंधभक्त हैं, जिनको हिसाब लेना नहीं आता, जिनको आंख मूंद करके सिर्फ मेरे को अभी मेरे फेसबुक आईडी में उनके चाहने वालों ने ये कहा कि आप आकाश लामा के खिलाफ अगर बोल रही हैं तो आपके ऊपर भी क्यों ना FIR करा दिया जाए। इस तरह से मेरे ऊपर भी धमकी दी। मैंने कहा देख लो करा करके, तुम्हारी और हिम्मत हो तो। अटेम्प्ट टू मर्डर तुमने विनयाचार्य जी के ऊपर लगाया है, भंते विनयाचार्य जी के ऊपर, यहाँ पर कुछ खास लगाने के लिए तुम्हें सोचना पड़ेगा। उस व्यक्ति को तो बेचारे को इस कदर इन लोगों ने प्रताड़ित किया है कि जिसका कोई हद नहीं। और इस देश में मैं उन भिक्खुओं से भी कहना चाहती हूँ जो वहां पर दबड़े में बैठे हुए हैं आंदोलन के अलग, क्या इनके साथ कल भंते विनयाचार्य जैसा और धनते करुणाशील राहुल जी जैसा कोई अत्याचार करेगा इनके ऊपर, तो क्या इनको तकलीफ नहीं होगी? क्या इनको अपने वीडियो में, कि अपने फेसबुक व्हाट्सएप में इनके बचाव के प्रति, इनकी रिहाई के लिए आंदोलन नहीं चलाना चाहिए, या इनके प्रति बात नहीं करनी चाहिए? मतलब व्यक्तिगत वैमनस्यता इतनी क्यों होनी चाहिए कि दो भिक्खु इस आंदोलन को बचाने के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते एक FIR को झेल रहे, एक जाके जेल में है, और उनके प्रति उपासकों का आवाज ना खुले, सच्चाई जानने की लोग कोशिश ना करें और सुनी सुनाई बातों पर विचार कर लें, तो ये कितनी बड़ी बात होती है। अब किसी के ऊपर अगर कोई अटेम्प्ट टू मर्डर लगा दे, चोरी का इल्जाम लगा दे, मारपीट का इल्जाम लगा दे, और तो और बहुत सारे, उनके तो 7-8 केस उनके ऊपर जो लगे हुए हैं, वो कितनी पीड़ादायी है। वो तो सरकार की मिली भगत और आकाश लामा के मिली भगत के अनुसार ही लगे हुए हैं वो मर्डर। इतने सारे जो वहां पर उनके ऊपर केस लगाए गए हैं, तो ये बहुत तकलीफदेह है, पीड़ादायी है। और सभी श्रद्धेय उपासकों से मेरी अपील है कि उनके रिहाई के लिए प्रयास किया जाना चाहिए।
और जो भंते करुणाशील राहुल जी पर लगे हुए आरोप हैं वो तो निराधार है। कहीं से कहीं उनके व्यक्तित्व के ऊपर तो असर ही नहीं करता है। हम ऐसा मानते हैं कि तथागत बुद्ध के ऊपर जिस तरह से बहुत प्रकार के आरोप लगे हुए थे, उसी तरह से अच्छा काम करने वाले जो ये भिक्खु हैं इनके ऊपर भी लगा हुआ है। आकाश लामा अपने वीडियो में बोलते हैं कि मुझे हमको मार पराजित कर रहे हैं, ये मार है मार। वीडियो में शायद सभी उपासकों को मार शब्द कम समझ में आता है, जो पढ़ते हैं उनको ये पता होगा कि मार सेना हुआ करती थी। ये बताया गया है बुद्धिज्म के इतिहास में कि जब इंसान अपने मन को साधता है तो मन को मार सेना पराजित करती है तो इंसान विचलित हो जाता है। तो आकाश लामा अपने आप को बुद्ध समझ करके बैठे हुए हैं वहां पर और कहते हैं कि ये मार सेना है जो हमें इस आंदोलन से विचलित कर रही है। तो आकाश लामा को ये बात समझना चाहिए कि ये मार सेना हो या ना हो, मार के डर से भागने वाले तो नहीं है, लेकिन ये भीम के सेना जरूर रहे हैं और आज भी हैं, जो कि अड़े रहेंगे और खड़े रहेंगे। तो इनको तो मारने और मरने में भी दोनों चीजों में इनके ना उपासकों को और इनको भी अड़े रहने में डर नहीं लगता है। साफ बात मैं ये बताऊं, जो इंसान को अपने आप को घर त्याग करके संन्यास्त होकर के निकल पड़ा है, उसके आगे और पीछे खोने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। वो आंदोलन का सिपाही है पूर्ण रूपेण और हिस्सा है। तो इतनी चिंता तो नहीं करनी चाहिए कि वो मार सेना है, मार सेना है। तो वो अपने शब्दों को कंट्रोल करें। मार सेना का मतलब क्या होता है उसको वो जाके पढ़ें। आकाश लामा जी इस तरह से कह करके किसी भिक्खु के व्यक्तित्व को, उसकी गरिमा को गिराने का प्रयास ना करें। नहीं, आकाश लामा जी पे बहुत सारी बातें की जा सकती है। अभी तो सिर्फ पैसे गमन की बातों पे ही बात की जा रही है। जो इनकी वाइफ वहां पर कंटिन्यू बैठ करके और वहां के पैसे की गिनती कर रही है, वो समाज की कोई चुनी हुई प्रतिनिधित्व तो नहीं है वहां पर जो बैठ करके इनके समाज के पैसे का हिसाब किताब करे। दूसरी सबसे मूल बात थी भंते जी का, एक मैंने भंते जी से बात हुई थी तो सुना था, भंते जी ने कहा था कि एक कलेक्टिव लीडरशिप की वहां पे बात की जानी चाहिए, जहां पर समस्त राज्यों के लोग मिलकर के इस महाबोधि महाविहार के आंदोलन को गति दें और उसमें सभी मेंबर शामिल हों। और यही मूल बात थी जो आकाश लामा को, प्रज्ञानंद को और सुमित पाल को पच नहीं रही थी। सबसे बड़ी बात ये थी, अगर कलेक्टिव लीडरशिप में आंदोलन चलता तो 100% उनको सारी चीजें बतानी पड़ती, दिखानी पड़ती, हिसाब का पूरा एक पूरा प्लेटफॉर्म में एक अपना वो रखना पड़ता जो उन्हें मंजूर नहीं था। तो सारी लड़ाई इसी बात की थी कि ये दोनों भिक्खु जो कि समझदार भी है, बुद्धिमान भी है, अपने उपासकों के प्रति उनका व्यवहार और रवैया अच्छा है, वो अपने उपासकों को, उनके जो उपासक है उनके कहने पे दान भी देते हैं। तो वो सारे गुण हैं इन भिक्खुओं में और इनको ये रास नहीं आ रही थी। आता हुआ पैसा का खर्च कहां पर और कैसे हो, इनको बड़ी पीड़ा दे रही थी। इसलिए इन्होंने भंते जी के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, ये अपने पैसे को बचाने के लिए। हालांकि इस बात के लिए पूर्व मंत्री एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम जी ने भी आवाज उठाई है। जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है भानु प्रताप जी ने भी इस बात को कहा था कि भाई कलेक्टिव लीडरशिप में और कलेक्टिव ग्रुप में चलना चाहिए आंदोलन। उन्होंने हामी भी भरी थी, लेकिन हामी भरने से पहले इन्होंने जो कांड किया है ये पूरे समाज को पचाने योग्य नहीं है। और आकाश लामा जी ने जो किया है ये तो सदियों तक के लिए विलन के हिस्से में जाने जाएंगे। अगर बोधि महाविहार भी मुक्त भी हो जाता है ना, तो इनके जैसे जो लोग हैं वहां जाकर के सरकार के मिली भगत में रहेंगे और वहां पर वही हाल होगा जो अभी के बीएमटीसी वाले कर रहे हैं, वही हिस्से भी हो जाएंगे तो भी यही हाल होगा। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि ये जो आरोप प्रत्यारोप है हम इनके लगाने से बिल्कुल नहीं मानेंगे। सभी को धन्यवाद, क्योंकि ये बहुत पीड़ादायी विषय है और इस पे सभी लोगों को बात करनी चाहिए। अपने व्हाट्सएप, फेसबुक और अपने इंस्टाग्राम पे ये बात को रखनी चाहिए कि ये गलत है, समाज हित में ये ठीक नहीं है जो इन दोनों भिक्खुओं के साथ किया गया है। सभी को धन्यवाद। आपका